हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन्स क्लासेज में। तो आज हम उत्तर प्रदेश भूगोल में अपने नए सीरीज में पहुंच चुके हैं। कल हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदाओं के बारे में देखा। तो जलवायु और मृदा हम देख लिए हैं, तो लगे हाथ हम उत्तर प्रदेश की कृषि भी देख लेते हैं, क्योंकि जब मृदा और जलवायु का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो आपको कृषि के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल सकती है। आइए हम देखते हैं कृषि। पहली चीज, कृषि क्या है। भारत शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। चाहे हम हड़प्पन सभ्यता की बात करें, उसका भी आधार कृषि था, या वैदिक काल है तो पूरी है कृषि पर निर्धारित थी, या मध्यकाल रहा हो या आधुनिक काल, आज भी लगभग कृषि में हमारा भारत के अधिकतर श्रमिक कृषि में ही लगे हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है कृषि में। उत्तर प्रदेश में कृषि आपकी जो है पूरे जीडीपी में ये आपका लगभग 60%, उत्तर प्रदेश के लगभग 60% जो आपके श्रमिक हैं, जो आपके लोग हैं, वो कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में संलग्न है। लगभग 60% लोग जो है उत्तर प्रदेश में आपके कृषि एवं उससे कार्यों में संबंधित कार्यों में संलग्न है। और जहां तक आंकड़ा आता है जीडीपी में, तो हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 26.9 या आप कह सकते हैं लगभग 27%। ये हमारे उत्तर प्रदेश का जो बजट आता है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 26.9% का योगदान है। कृषि में केवल कृषि का तात्पर्य हमारा खेती से ही नहीं है। कृषि में आपके जैसे कृषि हो गया, उससे संबंधित जैसे आपका पशुपालन हो गया, या आपका मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया। कृषि एवं उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं आपकी उसमें आती हैं, प्राथमिक सेक्टर में, या उसी को हम कृषि कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। उत्तर प्रदेश की कृषि को हम 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। ये जलवायु प्रदेश क्या है, जैसे अभी हमने देखा था आपका सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, भाबर तराई का मैदान क्या है, मरुस्थली स्थिति कहाँ पाई जाती है, पठारी क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, मध्य गंगा दोआब क्या है। तो जलवायु और मृदा के कॉन्सेप्ट में हमने देखा, तो उसी के आधार पर हमारी कृषि एवं जलवायु जो कि आपकी कृषि जलवायु होती है, जो आपकी तापमान, मृदा एवं वर्षा पर आधारित होती है। तो इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु को हम 9 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 9 भाग हैं, ये देखिए। पहला आपका ये जो भाबर एवं तराई का मैदान है। भाबर एवं तराई का मैदान चूंकि हमने देखा था उत्तर प्रदेश के भौतिक भूगोल में, हमने वो कॉन्सेप्ट देखा था। भाबर एवं तराई का मैदान आपका उधर सहारनपुर से लेकर आपका कुशीनगर, जिसके अंतर्गत सहारनपुर, कुशीनगर आपका, इसके बाद सहारनपुर, कुशीनगर, उसके बाद आपका मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, शामली और आपका रामपुर, उसके बाद आपका पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर इत्यादि कुशीनगर तक जितने जिले आते हैं जो नेपाल बॉर्डर पे और आपको उत्तराखंड बॉर्डर पे पड़ते हैं, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार अब आइए हम दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है पश्चिम मैदान। क्योंकि किसी भी मैप में पूरब का क्षेत्र यह होता है, पश्चिम का यह होता है, दक्षिण का यह होता है, उत्तर का यह होता है। इसी तरह का हम मानचित्र का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार जैसे आपका पश्चिम मैदान हो गया, पश्चिम मैदान भी आपका जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं, जिसमें आपके शामली, बागपत, आपके यहाँ पे शामली, बागपत जितने भी संबंधित क्षेत्र आते हैं मेरठ जोन के, तो वो आपके पश्चिम मैदान होते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी होती है, यहाँ की जलवायु आपकी उपोष्ण पाई जाती है। इसी प्रकार भाबर एवं तराई मैदान की भी जलवायु आपकी उपोष्ण पाई जाती है। यह उष्ण और यहाँ पर मतलब गर्मी ज्यादा होती है। इसके बाद आते हैं पश्चिमी मैदान। तीसरा हमारा पश्चिमी मैदान पड़ता है पश्चिमी मध्य मैदान। पश्चिम का एरिया यह है आपका, और उसके मध्य का मैदान का एरिया यह है। तो पश्चिमी मध्य मैदान में आपके जैसे हो गए, पश्चिमी मध्य मैदान में आपके संभल, बदायूं,
संभल, बदायूं, और इसके बाद जो आपके जिले पड़ते हैं शाहजहांपुर, ये सब जिले जो आते हैं आपके पश्चिमी मध्य मैदान में आते हैं। यहाँ की जलवायु भी आपकी उपोष्ण होती है, अर्थात आपकी भाबर एवं तराई, पश्चिमी मैदान एवं पश्चिमी मध्य मैदान की जलवायु आपकी उपोष्ण होती है। अब आते हैं फिर हम इधर आ जाते हैं दक्षिण पश्चिमी मैदान में। दक्षिणी पश्चिमी मैदान आपका ये चौथे नंबर का, चूंकि दक्षिण में हमने अभी पठारी क्षेत्र का ये जो आगरा मंडल का जिला है, यहाँ पे जो आगरा मंडल में जितने जिले आते हैं, जैसे आपका आगरा हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ पे जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, चूंकि हमने मरुस्थल भी यहीं पढ़ा था, तो मरुस्थल चूंकि वहां पे 25 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा होती है वो मरुस्थल का क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पे भी आपका चूंकि पंजाब राजस्थान से सटा हुआ एरिया है, तो राजस्थान से सटे हुए एरिया होने के कारण यहाँ पे चूंकि हमने आपकी जलवायु में देखा कि बरसात भी सबसे कम किसमें होती है, मथुरा में होती है, और उससे संबंधित भी तापमान सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आगरा में होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे अर्धशुष्क जलवायु आपकी पाई जाती है। तो आइए हम देखते हैं आपके पांचवें नंबर आपका मध्य मैदानी भाग। मध्य मैदानी भाग मतलब वहां पे जैसे आपका जो गंगा यमुना दोआब हो गया, जिसके अंतर्गत आपके मध्य मैदानी भाग के अंतर्गत आपके रायबरेली आपका आता है, रायबरेली आता है, लखनऊ आता है, सीतापुर, और उसके बाद आपका अमेठी इत्यादि जो जिले आते हैं ये आपके मध्य मैदानी भाग में आते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी होती है, यहाँ की जलवायु आपकी समशीतोष्ण होती है। समशीतोष्ण किसके लिए अच्छा होता है, समशीतोष्ण आपकी गेहूं के पैदावार के लिए काफी अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार हम आते हैं छठे नंबर पे उत्तर पूर्वी मैदान। अब चूंकि यहाँ कुशीनगर तक आपका भाबर एवं तराई प्रदेश पाया जाता है, तो आते हैं हम उत्तर पूर्वी मैदान में। उत्तर पूर्वी मैदान भी आपका समशीतोष्ण मैदान है, जहां पे जिसके अंतर्गत आपका जो जिला हो गया, जैसे आपका उत्तर पूर्वी मैदान के अंतर्गत आपका जिला हो गया गोरखपुर हो गया, आपका देवरिया हो गया, इससे सटा हुआ, तो ये सब जिले उत्तर पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम आते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में आपके मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर इत्यादि जो जिले हैं वो पूर्वी मैदान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम देखते हैं 8वां नंबर विंध्य क्षेत्र। अब चूंकि विंध्य पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, हम एमपी बॉर्डर पे भी देखते हैं। अभी उन्होंने सोनभद्र में जब हमने बहुत भूगोल पढ़ा उत्तर प्रदेश का, तो उसमें हमने देखा तो विंध्य क्षेत्र में भी आपके समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसके अंतर्गत आपके सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज लगभग जिले आपके विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम इसी प्रकार देखते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्रफल। बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो आपके 9वां है, लास्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत भी आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आपके कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे आपका जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, आपका महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, इतने जो इत्यादि जो जिले हैं ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर आपकी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्थात कौन कौन से, आइए एक बार रिवीजन करते हैं। भाबर एवं तराई, पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मध्य मैदान, इन तीनों में आपकी उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार आपके मध्य मैदानी प्रदेश, और उसके बाद आपके उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश एवं विंध्य प्रदेश में आपकी समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अब इसी प्रकार आपके जो आगरा मंडल है, अर्थात दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये रहा आपका जलवायु का सब कॉन्सेप्ट। आइए हम कृषि से संबंधित, कृषि जो आपके एक्ट हुए उत्तर प्रदेश में, उसको कुछ देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कृषि से संबंधित अधिनियम जितने भी बने अभी तक उत्तर प्रदेश में, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब जैसे हुआ आपका 1950 में हमारा देश आजाद हुआ, तो 1950 में ही आपका जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया। 1950 में आपका जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में 1952 में लागू किया गया। जमींदारी क्या होती है, क्योंकि पहले अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने जमींदारों को बांटा था, जिनके अंतर्गत बड़े बड़े कृषि भूखंड आते थे। तो 1950 में कृषि भूमि सुधार करते हुए
जमींदारी अधिनियम लाया गया जिसे 1952 में आपका उत्तर प्रदेश में लागू किए गए। उसके बाद 1954 में आपका चकबंदी कानून आया। चकबंदी कानून क्या था आपका, जैसे आपका कोई भूखंड है जो भिन्न भिन्न भागों में बटा है, जैसे कोई भूखंड आपके घर के पास है, उसके बाद कोई वहां पे है, उससे आधा किलोमीटर दूर है, कोई उससे फिर आधा किलोमीटर दूर है, तो उन सबको एक करने का एक जो कि आपके कृषि की दृष्टि से अच्छा था, इसीलिए 1954 में आपका चकबंदी कानून उत्तर प्रदेश में लाया गया। 1954 में चकबंदी कानून के बाद आपका 1960 में सीलिंग एक्ट लाया गया। सीलिंग एक्ट क्या था आपका, सीलिंग एक्ट वह था जिसमें जो जमींदारी उन्मूलन कानून से बच गए थे, तो उसमें जिसमें आपकी सीलिंग एक्ट लाया गया, जिससे बड़े बड़े, जिसके बाद एक अधिकतम जोत की आकार की सीमा तय की गई 1900 जो कि 18 एकड़ थी। उसके बाद आपका 1960 के बाद आपका 1990 में मान चलिए किसान बही योजना लाई गई। किसानों के कल्याण के लिए 1990 में आपकी किसान बही योजना लाई गई, और 1990 के बाद आपके 1998 में आपकी केसीसी योजना लाई गई, जो कि किसानों को सरकार कम ब्याज पे ऋण मुहैया कराती थी। 1998 के बाद आपका 2001 में किसान मित्र योजना लागू की गई। 2001 में आपकी किसान मित्र योजना लागू की गई। 2001 के बाद 2010 में आपकी किसान रथ योजना लागू की गई। तो ये कुछ से कृषि एवं उससे संबंधित कुछ अधिनियम योजनाएं थी जिसको हमने देखा। अब आज का वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, तो कल हम आपके जिले के वाइज से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, और उसके बाद रबी, खरीफ एवं जायद की फसलों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।